74 में जेपी मूवमेंट बहुत पीक पर हुआ और 75 में इमरजेंसी लगी। जेल गए आप? हाँ, जेल भी गए। पर देश के खातिर पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा हुआ था करप्शन के खिलाफ। जो जेपी मूवमेंट था प्राइमरीली वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था और वो शुरुआत उसकी हुई थी गुजरात से, लेकिन उसको टेक ओवर कर लिया था पटना ने। हाँ। पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन ने, और ये जयप्रकाश नारायण ने जो छात्र संघर्ष समिति बनाई उसमें अरुण जेटली को उसका नेशनल कन्वीनर बनाया। और उस कमेटी में लालू यादव थे, रामविलास पासवान थे, नीतीश कुमार थे, राम बहादुर राय थे, गोविंदाचार्य थे, ये सब लोग उसके हिस्सा थे। और अरुण जी ने मुझे भी अपने साथ रखा था और उस वक्त तक मैं उनका बहुत फेवरेट हो गया था। अरुण जी जब घर जाते थे शाम को यू स्पेशल पकड़ के, तो मैं उनके साथ उनकी जो पीछे वाली सीट पर उस पर बैठता था, बातें करते करते हम, वो नारायण विहार में रहते थे, वहाँ जाते थे, मैं बस से उतरता था और कभी मैं उनके साथ घर पे चला जाता था, चाय पी के वापस आ जाता, कभी बस स्टॉप से ही बस पकड़ के फिर वापस हॉस्टल आ जाता था। जब इमरजेंसी लगी इस मूवमेंट की वजह से, दो घटनाएं हुई थी। एक तो 12 जून को मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर, उनका इलेक्शन सेट असाइड कर दिया गया था। उसके बाद 25 और 26 जून की रात को उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। हमें नहीं मालूम था इमरजेंसी का मतलब क्या होता है। मेरी तो उम्र सिर्फ 17 साल की थी। अरुण जी ने हमें बताया कि रात को उनके घर पुलिस आई उन्हें अरेस्ट करने के लिए। क्योंकि उनके फादर लॉयर थे तो उन्होंने पुलिस को बातों में उलझाया, कई सवाल पूछे और पीछे के दरवाजे अरुण जी को निकाल दिया। अच्छा। वो जाते भी तो कहाँ जाते, वो यूनिवर्सिटी आ गए, हॉस्टल में आ गए। हमने भी स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और ये तय किया कि यूनिवर्सिटी में इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ एक जुलूस निकालेंगे। हमें नहीं मालूम था कि इमरजेंसी का मतलब क्या है। हमें इतना पता था कि रात में जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, प्रकाश सिंह बादल, सारे के सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया था ओवरनाइट। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी थी। तो हमने कहा ठीक है, इसके खिलाफ लड़ेंगे। जब हम यूनिवर्सिटी कैंपस में जुलूस निकालने लगे तो उस इलाके के जो पुलिस ऑफिसर से SHO, वो मेरे दोस्त थे। उन्होंने मुझे आके कहा कि देखो भाई पंडित जी, अपने दोस्तों को बता दो, ये हमें राइट टू शूट का ऑर्डर है और हमें कोई पूछ भी नहीं सकता। राइट टू शूट? राइट टू शूट। इमरजेंसी का मतलब था द पुलिस हैड अ राइट टू शूट एनीवन एनीवेयर, अरेस्ट एनीवन एनीवेयर। हाँ, सो सिविल लिबर्टी सारे खत्म। सिविल लिबर्टीज खत्म कर दिए गए थे। तो लेकिन तब तक हम लोग निकल चुके थे जुलूस। वो जुलूस जिसमें अरुण जी उसको लीड कर रहे थे, उसमें ABVP के लोग भी थे, उसमें समाजवादी युवजन सभा के राजकुमार जैन, सुधीर गोयल, ललित मोहन गौतम, ये लोग भी थे। और CPI CPM के जो SFI और AISF के अमरजीत कौर, जो आप CPI में उस समय AISF में थी, वो उसमें थी, उसमें सब लोग थे। सब लोग यूनिवर्सिटी कॉफी हाउस में गए, वाइस चांसलर ऑफिस के सामने। वहाँ एक टेबल पर अरुण जी खड़े हुए और अरुण जी स्पीच देने लगे। और फिर ये था कि स्पीच के बाद में हम सब लोग अपने अपने दोस्तों के साथ चले जाएंगे। एक स्कूटर था जिस पर अरुण जी को जाना था, एक स्कूटर था विजय गोयल का जिस पर मुझे जाना था, एक श्रीराम खन्ना थे उस समय और उनका स्कूटर था। लेकिन हमने देखा जब अरुण जी बोल रहे थे तो धीरे धीरे पुलिस जीरो इन कर रही थी, क्लोज आ रही थी। और कुछ उसमें सादी वर्दी में थे और कुछ वर्दी में पुलिस वाले थे। वो धीरे 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 अरुण जी के क्लोज आ रहे थे। तो फिर हमने कहा भागो, तो फिर सब भागने लगे। और अरुण जी जब टेबल से उतर के जब तक पहुंचते, अनफॉर्चुनेटली जिसको अरुण जी को लेके जाना था वही गायब हो गया स्कूटर लेके, डर के। कौन कौन कौन? नहीं बताएंगे। नाम नहीं बताना चाहता हूँ। वो एक बड़े जर्नलिस्ट हैं। अच्छा। और इमरजेंसी में उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम सपोर्ट कर दिया था, कांग्रेस के साथ मिल गए थे। बाद में वापस वो इस जनता पार्टी और इसमें आ गए। अच्छा। तो हाँ, अब अरुण जी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उनको जो मॉरिस नगर का पुलिस स्टेशन था वहाँ ले गए। अब हमने फिर इकट्ठे किए लड़के और मैंने कहा कि हम लोग पुलिस स्टेशन पे अंदर घुस के उनको छुड़ा के लाएंगे, हमारा लीडर जेल के अंदर है। लेकिन फिर हमें वो पुलिस ऑफिसर्स ने बताया कि ऐसा बिल्कुल मत करो। और भी जो हमारे सिंपैथेटिक लेक्चरर्स थे, प्रिंसिपल्स थे, उन्होंने भी समझाया और कहा कि आप सब अंडरग्राउंड हो जाओ।
अच्छा। तो अरुण जी को वहाँ से ये अम्बाला जेल ले गए, हाँ, जो हमें बहुत बाद में पता चला। हम सब लोग अंडरग्राउंड हो गए। अब अंडरग्राउंड होना भी हमें पता नहीं था क्या हाँ, होता है। क्या होता है एग्जैक्टली। तो हाँ। अंडरग्राउंड मतलब ये था कि अपने घर में मत जाओ, क्योंकि वहाँ पुलिस आपको पकड़ने आएगी, ओ, तो कहीं और रहो। हाँ, तो मैं और विजय गोयल दो ही बच गए। हाँ, किसी से और संपर्क नहीं था। कोई ये मोबाइल हाँ, मोबाइल वही। फोन तो होते नहीं थे हाँ, उस जमाने हाँ, में। हाँ। तो और अब किसी के पास लैंडलाइन भी उस टाइम लैंडलाइन किसके पास था? बहुत कम लोगों के पास में हाँ। लैंडलाइन होती थी। तो विजय गोयल के पास स्कूटर था, थोड़े पैसे भी होते थे स्कूटर में पेट्रोल बनाने के, और विजय के घर जाकर के हम कुछ कपड़े भी ले आए थे। और उसके चूंकि फादर बड़े लीडर थे, तो उनके पहचान थी, तो किसी किसी के घर जाके हम रुक जाते थे रात में, अलग अलग घर अलग रोज। अलग घरों में, थोड़े थोड़े हाँ। दिन में। फिर अब सोचते रहे क्या करें। तो देखिए, मेरा जर्नलिज्म में जो शुरुआत है वो कैसे हुई। विजय ने एक आइडिया दिया कि यार, लोगों को तो पता ही नहीं है कि इतने बड़े बड़े लीडर जेल में हैं। लोगों को तो पता ही नहीं है कि कैसे उनके अधिकार छीन लिए गए हैं। क्योंकि मीडिया पे बंद, हाँ, मीडिया पाबंदी। अखबार हाँ, तो थे नहीं, उनके ऊपर पाबंदी थी, और दूरदर्शन था जिस पर कुछ बताते नहीं थे। हाँ, तो हमने प्लान किया कि हम एक अखबार निकालेंगे। उसका नाम हमने रखा मशाल। अच्छा। और अखबार भी क्या निकालना था, साइक्लो स्टाइलिंग उस जमाने में होती थी। तो शक्ति नगर में सब्जी मंडी के पास एक शर्मा न्यू आर्ट्स कॉलेज था। अच्छा। उसके जो ओनर थे वो सिंपैथेटिक थे बीजेपी आरएसएस, वो बीजेपी तो नहीं थे उसमें, आरएसएस के हाँ। समर्थक थे, जनसंघ के समर्थक थे। तो उनसे हमने बात की। तो वो शर्मा न्यू आर्ट्स कॉलेज रात को 8:30 बजे बंद हो जाता था। उसके बाद हम उनके यहाँ जाके उनकी साइक्लो स्टाइलिंग मशीन के ऊपर वो 500-600 कापियां हाथ से पैम्फलेट। निकालते हाँ, थे। हाँ, हाँ, हम उसको अखबार कहते थे, था तो वो पैम्फलेट ही। हाँ, हाँ, तो लेकिन उसको हम लिखते थे अखबार के अंदाज में, हाँ। कि अच्छा। आज ये खबर आई है कि जयप्रकाश जी ने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी है, आज ये खबर, जो भी कुछ हमारे पास इधर उधर से खबरें आती थी वो हम उसमें लिखते थे। फिर उनको लिफाफों में बंद करते थे, और रात को 2 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में मैं और विजय गोयल स्कूटर पे उसके बैठ के लोगों के घरों में वो डाल आते थे। वाह। तो कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा, और हमें लगा कि हम तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। हाँ, एक दिन विजय गोयल ने मुझे कहा कि देख, अब पुलिस हमारे घर तो जाएगी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हम घर तो रह नहीं रहे, तो अब इस समय सबसे सेफ जगह घर है। हाँ, तो उसने कहा कि मैं घर जाता हूँ, कपड़े वपड़े निकालता हूँ, और कुछ खाने वाने का भी इंतज़ाम करते हैं, और तू ये साइक्लो स्टाइल करके निकाल के लेके फिर घर ही आ जा, और देख लेना इधर उधर पुलिस नहीं हो। तो वो वहाँ चले गए, और मैं मोमबत्ती की लाइट में वो निकाल रहा था, तो वहाँ पुलिस का छापा पड़ा, ओहो, और उन्होंने मुझे पकड़ा, और वहीं पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए पुलिस वालों ने। ओह, और उन्होंने वो कागज़ जब्त कर लिए, और कहा कि तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं कोई साथी नहीं, मैं अकेला हूँ। फिर वो वहाँ से मुझे पुलिस स्टेशन लाए, सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन, और हाथों में हथकड़ी लगा के वो शक्ति नगर से वहाँ तक, और लोग देख रहे थे। फिर पुलिस स्टेशन में उन्होंने मेरे से जिसको इंटरोगेशन कहते हैं वो करना शुरू किया। वो मुझे पूछने लगे कि मदन लाल खुराना कहाँ है। तो मैंने कहा जी, मैं तो जानता नहीं किसी मदन लाल खुराना को, नाम सुना है, वो लीडर है। नहीं, तुमको कौन फाइनेंस कर रहा है? हमने कहा कोई फाइनेंस नहीं कर रहा। मदन लाल खुराना जेल में नहीं थे उस समय, जेल में नहीं थे। अच्छा, ये लोग बाद में अंडरग्राउंड मूवमेंट में थे, ये लोग बाद में सत्याग्रह करके जेल में गए। अच्छा, अच्छा। हाँ, केदारनाथ सानी के बारे में पूछ रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में। तो मैं तो बहुत ही उस समय जूनियर लेवल पर था। मैं तो अरुण जेटली को, स्टूडेंट लीडर्स इतने तो उनको जानता था, या विद्यार्थी पक्ष के जो लोग थे, राजकुमार भाटिया को, दत्तात्रेय होसबोले थे, मदन दास देवी, इन लोगों को मैं जानता था। जी, जी। दत्तात्रेय भी तो जेल गए थे। वो भी जेल गए थे उस समय। तो पुलिस ने बार बार मेरे से पूछा, तो मैंने उनको कहा भाई मैं नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, विजय गोयल कहाँ है? मैंने कहा वो अपने घर पे है। और ये मैंने इसलिए कहा कि अगर ये जाएंगे तो कम से कम विजय गोयल वहाँ से निकल सकेगा, उसको इन्फॉर्म कर, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि तुम उससे बात करो। तो मैंने कहा ठीक है। इन्होंने नंबर मिलाया, और मैंने जब फ़ोन उठाया तो मैंने कहा कि विजय, हाँ बोल, क्या हो गया, फ़ोन क्यों कर रहा है? तो मैंने उसको कहा कि दाल में काला है, अच्छा, और तू निकल। तो जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, वो इन्होंने इतनी पिटाई की कि तुमने उसको भगा दिया, तुम मिले हो, तुम षड्यंत्र करते हो, तुम देशद्रोही हो।
और फिर उन्होंने मुझे कुर्सी पर बिठाया और पाँव एक सामने कुर्सी के ऊपर बांध दिए, और ये जो टखने हैं यहाँ, ये हिस्सा जो है, यहाँ आज भी मेरे पास मेरे निशान है उसके पिटाई के, उस पर उन्होंने डंडे से बहुत पिटाई की। और वो तरह तरह के सवाल पूछते रहे जिसके मेरे पास कोई जवाब नहीं थे। फिर अगले दिन सुबह उन्होंने मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश किया और फिर तिहाड़ जेल भेज दिया। ये करीब सितंबर की बात है, जून में इमरजेंसी लगी थी, तो सितंबर 1975। और वहाँ तिहाड़ में कितने लोग थे उस कमरे में? वो कहानी बड़ी दर्दनाक है। हाँ। जब उन्होंने मुझे तिहाड़ जेल भेजा तो उन्होंने मुझे पॉलिटिकल वार्ड में रखने के बजाय जो क्रिमिनल्स का वार्ड था उसमें भेज दिया, क्योंकि मेरी उम्र 18 साल से कम थी। तो मुझे उन्होंने जो टीनेजर्स का वार्ड है उसमें भेज दिया, उसको कहते हैं मुंडा खाना। उसमें बैरक्स होती हैं और सेल्स होते हैं। एक सेल के अंदर 12-13 लोग भर दिए जाते थे, और वो देवर ऑल क्रिमिनल्स। जिनके साथ उन्होंने मुझे रात में बंद किया, वो लोग मुझे बताने लगे। मैंने पूछा भाई तुम क्या करते हो? उसने कहा कि मेरा मलकागंज से लेके घंटाघर तक का काम है। क्या काम है? जेब काटने का। एक जेब कतरा था, एक का काम पानी के मीटर चुराने का था। वो इस तरह के लोग थे, बिल्कुल क्रिमिनल। तो रात भर तो उनके साथ रहना पड़ा। सुबह जब उन्होंने उस वार्ड का जो नंबरदार था, नंबरदार वो होता है जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, उस वार्ड का इंचार्ज होता है। जो सजा याफ्ता कैदी होता है उसको नंबरदार कहते हैं, वो उस वार्ड का इंचार्ज होता है। और उसको वो जेल के कपड़े पहनने पड़ते हैं, और उसको एक अलग सेल दिया जाता है जिसमें वो रहता है। और वो अपना खाना वाना भी अपने आप वो लोग बनाते हैं। तो उसने मुझे जब अपने पास बुलाया तो उसने कहा कि तुम तो पढ़े लिखे आदमी लगते हो। तो मैंने कहा भाई मैं तो ये इस पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा हूँ। तो उसने मुझे बहुत देर तक पूछा कि बाहर क्या हो रहा है, इमरजेंसी लगी तो क्या हुआ, क्यों लगी इमरजेंसी, कौन है जयप्रकाश नारायण। तो मैंने उनको बहुत अच्छे से समझाया। वो मेरी तरफ पूरी तरह सिंपैथेटिक हो गए। तो उन्होंने कहा कि देखो कि यहाँ से हमारे जो मशक्कती हैं, उनको मशक्कती कहते हैं, जो बॉयज़ जो अंडर ट्रायल्स होते हैं, तो अंडर ट्रायल्स यहाँ से काम करने पॉलिटिकल वार्ड में जाते हैं। अच्छा। वहाँ पर खाना बनाने, लोगों को मदद करने के लिए हम उनको भेजते हैं। इनके थ्रू मैं तुम्हारा मैसेज भिजवा दूंगा कि भाई एक पॉलिटिकल प्रिजनर हमारे यहाँ फंस गया आके। ओके। तो वो लोग फिर तुम्हें ले जाएंगे आके। तो 2 दिन मुझे वहाँ वो मुंडा खाना जिसको कहते हैं उसमें रहना पड़ा। बहुत गंदा था, टॉयलेट्स नहीं थे, पानी नहीं था, और जो जख्म थे उनके ऊपर लगाने के लिए कोई दवाई नहीं थी। सिर्फ इतना था कि वो जो संगम विहार में जिसने मर्डर किए थे, जो नंबरदार था, उसने मुझे अपने सेल में रख लिया, और वो जो खाना बनाता था वो खाना भी उसने मुझे दिया, और उसने इंतज़ाम कराया। फिर 2 दिन बाद में मैंने देखा यूनिवर्सिटी में जो हमारे दोस्त थे, महावीर सिंह, नरेश गौड़, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर्स थे। ये सफ़ेद झकाझक कपड़े पहने हुए, एकदम अच्छे हैंड साफ सुथरे नहाए धोए हुए उस वार्ड में आए मुझे लेने के लिए। अच्छा। क्योंकि ये पॉलिटिकल वार्ड से आए थे। और फिर ये मुझे लेके वो पॉलिटिकल वार्ड में गए। मदन दास जी उस समय जेल में आ चुके थे, उसी वार्ड में थे। और फिर और बहुत सारे यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स थे, इंदर कपाई, राजधानी कॉलेज के प्रिंसिपल थे डोगरा जी, ये सब लोग वहाँ थे। तो उस वार्ड वो ऑर्गेनाइज वार्ड था, जैसे आरएसएस का कैंप होता है। उसमें जमात इस्लामी के लोग भी थे, सीपीएम के लोग भी थे, सीपीआई के लोग भी थे, ज़्यादातर आरएसएस के लोग थे। एक सेल को इन्होंने डिस्पेंसरी बनाया हुआ था, एक सेल को इन्होंने मैनेजर्स ऑफिस बनाया हुआ था, 2 सेल को किचन के में कन्वर्ट कर दिया था। जब मुझे ले गए तो उन्होंने फिर डिस्पेंसरी में दवाइयाँ लगाई, और आपको तो चोट लगी हुई थी। दवाई लगाई, पट्टी बांधी, और फिर उन्होंने खाने को अच्छा खाना दिया। फिर वहाँ चारपाइयाँ थी। और क्या था, खाना वगैरह अच्छे इसलिए बनता था, जैसे चांदनी चौक से घंटे वाला हलवाई, वो भी जेल में थे। तो वो भी अब उस समय जनसंघ के वर्कर थे, तो वो जेल में थे, तो उनको किचन का इंचार्ज बना दिया था। तो वो खाना बनवाते थे। और फिर जैसे वो कैंप में होता है, नीचे ज़मीन पर बैठ कर के सब वो प्लेट में खाना खाते थे। हम लोग 11 नंबर वार्ड में थे। हमारी दीवार थी, उसके दूसरी तरफ 13 नंबर वार्ड था। 13 नंबर वार्ड में चौधरी चरण सिंह, राज नारायण, प्रकाश सिंह बादल, ऐसे बड़े बड़े लोग थे।
और हमें इनको जानने का मौका कैसे मिला कि दोनों वार्ड की टीम के बीच में बैडमिंटन का मैच कराते थे। हमारे वाले वार्ड में एक बैडमिंटन कोर्ट था, एक उनके उसमें भी था। तो चौधरी चरण सिंह, प्रकाश सिंह बादल इतने लंबे थे, बड़े अच्छे शॉट खेलते थे। और हम लोग भी अपनी टीम बना करके वो। पर अरुण जी नहीं थे उधर? अरुण जी अंबाला नहीं, उस समय तक वो आ गए थे दिल्ली के तिहाड़ जेल में, लेकिन वो एक सुपीरियर था। अच्छा। मीसा वार्ड। हाँ हाँ हाँ। 2 कानून होते अच्छा, थे। मीसा वो भी बता दीजिए। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, तो जो बड़े बड़े लीडर थे, जिसमें अटल जी थे या इस तरह के लोग थे, या मुरारजी भाई थे या जयप्रकाश, वो मीसा में थे। हम लोग DIR, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स में थे। अच्छा, और मीसा, लालू जी ने तो अपनी बेटी का नाम मीसा इसीलिए मीसा रख दिया था, क्योंकि लालू जी भी मीसा में ही थे जेल में। तो ये लोग मीसा वाले वार्ड में थे, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 में। अच्छा। राजमाता विजयराजे सिंधिया, महारानी गायत्री देवी, ये सब लोग थे। हाँ, पर वो भी काफी क्रूर था, वो जो उनका जो वार्ड था, बाथरूम नहीं, कुछ नहीं, बहुत मुश्किल उनकी जिंदगी थी। और वो तो एक ऐसे राज परिवार से आती थी, उनको रहने का तो बिल्कुल ही तरीका और था। इन लोगों से हमारी कभी कभी मुलाकात होती थी, जब हमारे घर के लोग मिलने आते थे, तो जो जेल की जो सेंट्रल प्लेस है, जिसको ड्योढ़ी कहते हैं, वहाँ पर मुलाकात होती थी। तो इन लोगों के भी लोग मिलने आते थे घर से। तो ये लोग कभी जा रहे होते, रास्ते में कभी कभी महारानी गायत्री भी दिख जाती थी, कभी राजमाता दिख जाती थी, कभी कभी अरुण जी से मुलाकात हो जाती थी। बट रजत जी, ये लोग सब संपन्न परिवार से थे, तो और यहाँ आ गए। आपको उस वक्त कभी लगता था कि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, ये लोग तो वापस चले जाएंगे, इनको दाल रोटी तो मिलती रहेगी, मैं क्या करूँगा? मैं 2 बातें आपको बताता हूँ। जब वो मुझे जेल में ले गए थे, तो एक दिन बाबूजी मिलने आए। वो बड़ा मेरे लिए तकलीफ का क्षण था। मुझे लगा वो क्या कहेंगे। तो उन्होंने देखा, कहा कि क्या लगता है, जो तुम कर रहे हो वो सही है? मैंने कहा हाँ। कन्विंस्ड हो? हाँ। किस लिए लड़ रहे हो? मैंने कहा अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए, बोलने की, लिखने की आज़ादी के लिए। तो उन्होंने कहा फिर लड़ो, फिर पीछे मत हटना और घबराना मत। मेरे जो बड़े भाई थे, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई, वो बच्चन परिवार के बड़े करीबी थे। अच्छा। और डॉक्टर बच्चन और तेजी बच्चन, ये दोनों उनको बहुत मानते थे। तेजी बच्चन मिसेस गांधी की बड़ी क्लोज थी, और जो हमारे भाई साहब थे, उनका बिल्कुल परिवार जैसा रिश्ता था। उन्होंने जाकर मिसेस बच्चन से कहा कि मेरा भाई ऐसे ऐसे जेल में है और मदद चाहिए। तो उन्होंने कहा इसमें कोई बात नहीं, मैं इंदू से बात कर लूँगी, उसको यूथ कांग्रेस ज्वाइन करा देते हैं। और जेल वेल तो कोई बात नहीं है, ये क्या है, तो ये 20 सूत्री कार्यक्रम समर्थन करना होता है, संजय के साथ काम करेगा। तो देखो कितने अच्छे काम कर रहे हैं, पेड़ लगाने का, ईच फंड टीच फंड का। तो वो भाई साहब मुझे मिलने आए जेल में। तो मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो बहुत दुखी थे इस बात से, वो इमोशनल थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं जेल में रहूं। लेकिन मैंने उनको समझाया। उसके बाद फिर मैं जेल से रेगुलरली चिट्ठियां लिखता था उनको, अपनी बहन को, बाबूजी को, और उसमें मैं एक्सप्लेन करता था कि मेरे थॉट क्या हैं, विचार क्या है। उसके बाद फिर घर वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ कि एक मैजिस्ट्रेट, वो क्योंकि हर 15 दिन में पेश करते थे, तो एक मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। वो उसी जो DAV कॉलेज के हमारे मित्र थे, उनके साथ पढ़े हुए थे, और वो घर पे आते थे, मुझे जानते थे। उन्होंने मुझे कहा अरे भाई तुम कहाँ इसमें पड़ गए, और उन्होंने मुझे बेल पर रिलीज कर दिया। Click here to watch the full episode.